रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का, कि कैसे एक प्लांट अपनी रिप्रोडक्शन के स्टेजेस को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करता है। तो आज हम फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कैसे होती है। आइए चलें स्टार्ट करते हैं इसको। तो we know that angiosperms parent plant is diploid sporophyte generation। ये बात बेटा आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छी तरह बता दी थी कि जो आपके पास एक पेरेंट प्लांट होता है जिसे स्पोरोफाइट कहा जाता है, वो एक डिप्लॉइड जनरेशन है, यानी कि वो एक डिप्लॉइड होता है। तो फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन दिस जनरेशन। अब हम जिस स्ट्रक्चर को फ्लावरिंग प्लांट में डिस्कस करने वाले हैं वो फ्लावर बेसिकली आपका एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है इस जनरेशन के अंदर। और जो फ्लावर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हॉरल्स अरेंज होते हैं, यानी लेयर बाय लेयर्स अरेंज होते हैं। और जो आउटर दो लेयर्स होंगी फ्लावर की, वो आपके पास नॉन रिप्रोडक्टिव होल्स होंगी, ठीक है। और जो इनर वाली होंगी टू होल्स होंगी, वो आपके पास रिप्रोडक्टिव होल्स होंगी, यानी लेयर्स होंगी। यानी कि अगर इन शॉर्ट में आपको एक बात बताऊं तो आपके पास जो एक पेरेंट प्लांट होगा वो एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होगा। उसके बाद हम फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ने लगे हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो फ्लावर होगा वो आपका एक रिप्रोडक्टिव जनरेशन परफॉर्म करेगा। और जो फ्लावर के जो लेयर्स होती हैं वो हॉरल्स अरेंजमेंट परफॉर्म करती हैं। आउटर दो हॉरल्स जो होती हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव होती हैं, और जो इनर दो हॉरल्स होती हैं वो आपके पास रिप्रोडक्टिव हॉरल्स होती हैं। अब बात करते हैं सबसे आउटर हॉरल्स की। तो जो सबसे प्लांट में सबसे आउटर हॉरल होती है उसे कैलेक्स कहा जाता है, यानी कैलेक्स इज़ द आउटर मोस्ट हॉरल। और ये यूजुअली क्या होती है, फुल ग्रीन इन कलर होती है, यानी कि जब आपका फ्लावर बनना स्टार्ट करता है तो उसकी जो आउटर कवरिंग ग्रीन कलर की होती है उसको कैलेक्स कहा जाता है। और कैलेक्स का जो सिंगल लीफलेट यूनिट होता है उसको सीपल कहा जाता है। और सीपल क्या करता है, अब जाहिर सी बात है प्लांट की सराउंडिंग ग्रीन हुई है, अभी वो बनना स्टार्ट कर रहा है तो उसकी सराउंडिंग क्या है, ग्रीन है। तो अब नॉर्मली क्या होता है, उसके एक इंडिविजुअल सिंगल यूनिट को हम किसका नाम देते हैं, सीपल का नाम देते हैं। और सीपल क्या करेगा, अब बड स्टेज में इनर होल्स को बचा के रखेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि जब एक फ्लावर बनना स्टार्ट करता है तो उसकी जो आउटर मोस्ट ग्रीन कवरिंग होती है उसको कैलिक्स कहा जाता है। और जो कैलिक्स का एक सिंगल हिस्सा होता है जिसे सिंगल यूनिट कहा जाता है उसे सीपल कहा जाता है। और सीपल प्रोटेक्ट करता है इनर हॉरल्स को एट द स्टेज ऑफ बड स्टेज पे वो इनर हॉल्स को बचा के रखता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ये फर्स्ट लेयर होती है। अब जो सेकंड लेयर होगी वो आपके पास कहलाती है कोरोला। अब कोरोला इनर लेयर है आफ्टर द कैलेक्स। अब कोरोला इज द इनर लेयर इनर हॉरल एंड इट इज़ ऑफन कलर्ड ब्राइटली। ये नॉर्मली क्या होती है, ये कलर्ड ब्राइटली होती है, यानी इसका कलर इंटेंस होता है और ब्राइटली होता है। और इसका जो सिंगल लीफलेट यूनिट है वो आपके पास पीटल है। क्या कहलाते हैं इसको, पीटल कहते हैं। अब पीटल क्या करते हैं, ये बेसिकली इनकी खुशबू की वजह से दे सर्व्स टू अट्रैक्ट बीज बर्ड्स विच आर द एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। विंड हो गया, इन तमाम चीज़ों को ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे बीड्स हो गया, बीज हो गया, बर्ड्स हो गया, इनको अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी क्या होती है, स्पेशल सेंट होता है, इनकी स्पेशल फ्रेगनेंस होती है, जिससे ये बीज और इंसेक्ट को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और किसका फिनोमेना परफॉर्म किया जाता है, पोलिनेशन का फिनोमेना क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। मैं रिपीट करता हूं दोबारा कि प्लांट के अंदर सबसे आउटर ग्रीनिश जो सरफेस होती है उसको फर्स्ट हॉरल कहा जाता है, ग्रीन इन कलर होती है। और इसका सिंगल यूनिट सीपल होता है। और सीपल क्या करता है, बड स्टेज के दौरान में इनर हॉरल्स को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज कोरोला आ जाती है। कोरोला नेक्स्ट इनर लेयर होती है आफ्टर द कैलेक्स, और ये कलर्ड ब्राइटली होती है। अब ये ब्राइटली कलर्ड है तो क्या करेगी, ये एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का काम करेगी, यानी ये बीज और इंसेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। और इसका सिंगल यूनिट, सिंगल पत्ती क्या कहलाती है, पेटल्स कहलाती है।
तो ये दो लेयर्स तो डिस्कस हो गई। अब बात करते हैं, ये थोड़ी सी डायग्राम को भी देख लेते हैं कि आपके पास ये सिंगल लेयर है तो इसे क्या कहा जाएगा, पीटल कहा जाएगा। यानी ये पीटल सिंगल है और ये कंबाइन तीनों लेयर्स क्या कहला रही हैं, ये आपके पास कहला रही हैं कोरोला। और उसके बाद ये जो आपके पास हम बात कर रहे थे ग्रीन जो बर्ड स्टेज में हेल्प करता है, अब तो ये ओपन हो गया, तो स्टार्टिंग में ये कर्व होती है तो इसको कहा जाता है सीपल। और ये बेसिकली आपके पास कैलक्स, ये भी सीपल है तो ये कंबाइन कैलक्स कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम स्टेज की बात करें तो नेक्स्ट स्टेज के अंदर थर्ड हॉरल जो आता है वो आपके पास एंड्रोशियम आता है। तो एंड्रोशियम क्या होता है आपके पास, इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और इसका सिंगल यूनिट क्या कहलाएगा, स्टेमन कहलाएगा डायग्राम के अंदर। तो बेटा ये डायग्राम के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास बेसिकली जो थर्ड हॉरल होता है उसको एंड्रोशियम का नाम दिया जाता है, एंड्रोशियम के नाम दिया जाता है, और इसका जो सिंगल यूनिट होता है उसको स्टेमन कहा जाता है। तो बेटा ये आपके पास सिंगल एक स्टेमन है, अगर आप गौर से देखें तो ये एक सिंगल स्टेमन है, ये सिंगल स्टेमन है, और ये भी एक स्टेमन है। तो कंबाइंड स्टेमन आपके पास क्या कहलाते हैं, एंड्रोशियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एंड्रोशियम कहलाते हैं। अब स्टेमन के अंदर जो इसकी लोअर साइड है इसको फिलामेंट कहा जाता है, और ऊपर वाली साइड को क्या कहा जाता है, एंथर। ये आपके पास एंथर है और ये आपके पास लोअर साइड फिलामेंट है, और ये कंबाइनली क्या कहलाते हैं, एक स्टेमन कहलाते हैं, और कलेक्शन ऑफ स्टेमन एंड्रोशियम कहलाता है। अब बात करते हैं थर्ड हॉरल क्या है आपके पास, एंड्रोशियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, और इसका सिंगल यूनिट आपके पास क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। और स्टेमन के नीचे बच्चों अभी आपने देखा कि नीचे क्या था, थ्रेड लाइक फिलामेंट था, एट द फ्री एंड ऑफ विच एंथर इज अटैच, और उसकी ऊपर वाली साइड पे क्या अटैच था, एंथर। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास पूरा स्टेमन है, ये पूरा स्टेमन है, और ये भी एक स्टेमन है। कलेक्शन ऑफ स्टेमन क्या कहलाएगा, एंड्रोशियम। और स्टेमन की लोअर साइड आपके पास क्या है, ये आपके पास फिलामेंट है, और फिलामेंट के ऊपर ये क्या अटैच है, एंथर अटैच है, यानी कि फ्री लाइक स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है आपके पास एंथर। उसके बाद अब an anther has pollen sacs in which haploid microspores pollen grains are produced through meiosis। यानी वो ये बात कर रहा है कि आपके पास जो एंथर है, एंथर के अंदर छोटे छोटे सैक्स होते हैं, उन सैक्स के अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं जिन्हें पोलन ग्रेन्स कहा जाता है। वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स होते हैं, और ये प्रोड्यूस होते हैं एक स्पोरोफाइट से, ठीक है, और ये मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी एंथर के अंदर जो पोलन सैक्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं जिनको पोलन ग्रेन्स कहा जाता है, और ये मियोसिस के थ्रू क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अब ईच जो माइक्रोस्पोर होता है जब वो जर्मिनेट हो जाता है इनटू द मेल गमीटोफाइट जनरेशन, यानी आपके पास हर एक जो माइक्रोस्पोर होता है वो जब जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होकर मेल गमीटोफाइट जनरेशन बना देता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ड्यूरिंग इट क्या होगा, जब आपके पास गमीटोफाइट जनरेशन परफॉर्म हो जाएगी, तो ड्यूरिंग इट द न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर अंडरगोज माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस 2 न्यूक्लियाई। क्या होगा, जो आपका वो माइक्रोस्कोप जो एंथर से निकला होगा, पोलन सैक से निकला होगा, एक माइक्रोस्कोप जो निकला होगा वो माइटोसिस परफॉर्म करेगा और 2 न्यूक्लियाई बना देगा। एक को कहा जाएगा ट्यूब न्यूक्लियाई और एक को कहा जाएगा जनरेटिव न्यूक्लियाई। एक को क्या कहा जाएगा, ट्यूब न्यूक्लियाई, और एक को क्या कहा जाएगा, जनरेटिव न्यूक्लियाई कहा जाएगा। जो आपका जनरेटिव न्यूक्लियाई होगा वो अगेन माइटोसिस के स्टेज से गुजरेगा और 2 स्पर्म्स बना देगा, और जनरेटिव न्यूक्लियाई के अंदर तो आपके पास एज इट इज रहेगा। सो germinated microspore has a tube nucleus and 2 स्पर्म्स। यानी जो आपके पास एंथर से निकला है आपके पास एक माइक्रोस्पोर, उस माइक्रोस्पोर जो निकला है वो माइटोसिस परफॉर्म करेगा और 2 न्यूक्लियाई बनाएगा। एक न्यूक्लियाई को ट्यूब न्यूक्लियाई कहा जाएगा और एक को जनरेटिव न्यूक्लियाई दोबारा माइटोसिस परफॉर्म करके आपके पास क्या बना देगा, 2 स्पर्म बना देगा और ट्यूब न्यूक्लियस एज इट इज रहेगा। तो आपका एंड रिजल्ट फाइनल एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आपको क्या मिल जाएगा, एक ट्यूब न्यूक्लियस मिल जाएगा और 2 स्पर्म्स। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड हॉरल और फोर्थ हॉरल। थर्ड हॉरल आपके पास क्या कहलाता है, एंड्रोशियम, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, और इसका सिंगल यूनिट क्या कहलाता है, स्टेमन। स्टेमन की लोअर साइड पे थ्रेड लाइक फिलामेंट होता है और फ्रीली एंड होता है, जिसके साथ क्या अटैच होता है, एंथर। मैं एक दफ़ा फिर रिमाइंड करा देता हूँ, ये फ्रीली एंड है आपके पास, ये फ्रीली एंड है और ये एंथर है आपके पास।
तो अब एंथर के अंदर पोलन सैक्स बनते हैं जो आपके पास हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स होते हैं जिनको पोलन ग्रेन्स कहा जाता है। ये प्रोड्यूस होते हैं थ्रू मियोसिस। अब हर एक माइक्रोस्कोप जर्मिनेट होकर गमीटोफाइट जनरेशन बनाता है। अब जब ये गमीटोफाइट जनरेशन बनाता है तो फिर उनके न्यूक्लियस जो होते हैं माइक्रोस्पोर के, जब वो माइटोसिस परफॉर्म करते हैं तो दो न्यूक्लियाई बना देते हैं। ये दो न्यूक्लियाई बनाते हैं जब, तो एक ट्यूब न्यूक्लियस बनता है और एक क्या बनता है, उनके साथ जनरेटिव न्यूक्लियस बनता है। जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो दोबारा माइटोसिस परफॉर्म करके दो स्पर्म्स बना देता है। इसी तरह जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, जर्मिनेटिव माइक्रोस्कोप, जब जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोप का एंड होता है तो आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आपके पास कैरी ऑन होने के लिए एक ट्यूब न्यूक्लियस और दो स्पर्म्स रह जाते हैं। मैं अगर प्रॉपर अपनी एक प्रॉपर फ्लो शीट के अंदर दिखाऊं तो मैं उससे भी आपको हाईलाइट करवाता हूं। ये देखें, ये आपके पास एक फ्लोर है। अब बेटा इस फ्लोर के अंदर मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि ये आपके पास एंथर्स हैं। ये एंथर्स, ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, ये सारे एंथर्स हैं। तो इन एंथर्स को आपके पास, ये एंथर स्टेमन का पार्ट है और कलेक्शन ऑफ स्टेमन आपके पास एंड्रोएशियम कहलाता है। तो इस एंथर के अंदर बेटा मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इस एंथर के अंदर होते हैं पोलन सैक्स। तो बेटा ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके पास पोलन सैक्स नज़र आ रहे होंगे। अब ये पोलन सैक्स क्या थे, माइक्रोस्पोर से। अब ये मदर सेल्स हैं, क्योंकि ये ऐसे नहीं सोचना कि ये मदर से आ रहे हैं, एक्चुअली में ये बेसिकली क्योंकि ये तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो बेसिकली स्टार्टिंग स्टेज है, तो इसलिए इसको उनको मदर सेल्स कहा जाता है। तो ये आपके पास माइक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर्स क्या होंगे, इनमें मियोसिस परफॉर्म होगी, ठीक है। मियोसिस परफॉर्म होने के बाद ये माइक्रोस्पोर्स बना देंगे, माइक्रोस्पोर्स 1n बना देंगे। अब ये माइक्रोस्कोप क्या होंगे, ये माइक्रोस्कोप जब गमीटोफाइट जनरेशन बनाएंगे और इनके अंदर माइटोसिस परफॉर्म होगी तो ये आपके पास क्या करेंगे, ये आगे नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाएंगे। तो मैंने ये आपको बात क्लियर की कि ये एक ट्यूब न्यूक्लियस बनाएंगे और आपके पास एक जनरेटिव न्यूक्लियस बनाएंगे। यानी कि आपके पास जब माइक्रोस्पोर्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, तो मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोप्स के बाद जब आपके पास गमीटोफाइट जनरेशन परफॉर्म होती है तो उसके अंदर आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा होता है कि द न्यूक्लियस ऑफ माइक्रो जो स्पोर्स अंडर को क्या करता है, माइटोसिस अंडर को करता है और प्रोड्यूस क्या करता है, दो न्यूक्लियाई। एक को क्या कहा जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस कहा जाता है और एक को क्या कहा जाता है, जनरेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। तो बेटा ये आपके पास पोलन सैक्स थे, जब ये बर्स्ट हुए तो इनके अंदर दो न्यूक्लियस थे। एक को न्यूक्लियस को जनरेटिव न्यूक्लियस का नाम दिया गया और एक को किसका नाम दिया गया, ट्यूब न्यूक्लियस का नाम दिया गया। अब नेक्स्ट ये आपका पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास एंथर है, एंथर के अंदर पोलन सैक्स होते हैं जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं जिनको 2n कहा जाता है। जब ये मियोसिस करते हैं तो माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जब ये जर्मिनेट होता है तो इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक को जनरेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है और एक को क्या कहा जाता है, आपके पास ट्यूब न्यूक्लियस बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब ये आपके पास जब एंड्रोएशियम का स्टेज ख़त्म होता है तो ये आपके पास एक जनरेटिव न्यूक्लियस आ जाता है और एक आपके पास ट्यूब न्यूक्लियस आ जाता है। जनरेटिव न्यूक्लियस आगे फर्दर कैरी ऑन हो के आपके पास दो स्पर्म्स बना देता है, फर्दर दो स्पर्म्स बना देता है और एक न्यूक्लियस बना देता है। यानी कि आपके पास दो न्यूक्लियस बन चुके हैं और एक क्या बन चुका है, जनरेटिव न्यूक्लियस है। जनरेटिव न्यूक्लियस ब्रेक नहीं हुआ, ट्यूब न्यूक्लियस ब्रेक नहीं हुआ, ऑल दो जनरेटिव न्यूक्लियस ब्रेक होकर उसने दो क्या बना दिए हैं, स्पर्म्स बना दिए हैं। तो दिस वाज द स्टेज ऑफ एंड्रोएशियम। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ हॉरल की, जिसको क्या कहा जाता है, गायनोएशियम कहा जाता है। तो गायनोएशियम बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे परफॉर्म होती है और इसके सिंगल यूनिट को कार्पल कहा जाता है और पिस्टल्स भी कहा जाता है। तो मैं डायग्राम से आपको हाईलाइट भी करवा देता हूँ कि कार्पल है कहाँ। तो बेटा ये देखें, आपके पास ये सिंगल स्टेज है आपके पास आपके पास गायनोएशियम की। तो ये आपके पास गायनोएशियम की सिंगल स्टेज है। अब इसके अंदर गायनोएशियम है, इस गायनोएशियम के सिंगल यूनिट को कार्पल कहा जाता है और कार्पल की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कार्पल की जो सबसे पहले एक्सटर्नल स्टेज है, इसको स्टिग्मा कहा जाता है। सिग्मा से नीचे जो ट्यूब आ रही है इसको स्टाइल कहा जाता है और स्टाइल के बिल्कुल थोड़ा नीचे ओवरी आती है और ओवरी के अंदर क्या आ जाते हैं, ओव्यूल आ जाते हैं। तो एक सिंगल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल गायनोएशियम का जो सिंगल यूनिट होता है उसको कार्पल कहा जाता है। और कार्पल की तीन स्टेजेस होती हैं, तीन लेयर्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल और सेंटर में ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट आपके पास होता है।
तो ये बात क्लियर होगी कि जो फोर्थ हॉरल होता है उसको गाइनोएशियम का नाम दिया जाता है, जो कि एक आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, और इसके सिंगल यूनिट को हमने किसका नाम दिया, कार्पल। और कार्पल पे हमने बात की कि इसके बेसल यानी नीचे की तरफ क्या होती है, ओवरी होती है, और मिडल स्टेज पे एक ट्यूब होती है जिसको क्या नाम दिया जाता है, स्टाइल का, और अपर सरफेस क्या कहलाती है, स्टिग्मा। मैंने आपको उल्टे नाम बताया कि ऊपर से स्टार्ट किया मैंने, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आप नीचे से भी याद कर सकते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं बेसिकली आपके पास। इनसाइड ओवरी देयर आर 1 to many ओव्यूल्स, यानी ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा आपके पास क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। और हर एक ओव्यूल, एक ही सब को कंबाइन मिला के मैं बात नहीं कर रहा, हर एक ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और हर एक ओव्यूल के अंदर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं थ्रू मियोसिस। देखें बेटा, जब आपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की तो मैंने उसमें ये बात की कि आपके पास क्या होता है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स होते हैं, थ्रू मियोसिस प्रोड्यूस होते हैं। इधर क्या होते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स होते हैं, क्योंकि ये साइज़ में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और ये मियोसिस से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं आपके पास। अब ये जो मैक्रोस्पोर्स होते हैं जर्मिनेट होके माइटोसिस के प्रोसेस से क्या बना देते हैं, गमीटोफाइट जनरेशन बना देते हैं। अब गमीटोफाइट जब जनरेशन होती है तो ड्यूरिंग इट माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, माइटोसिस से अंडरगो करते हैं, और एक क्या बना देते हैं, गैमेट बना देते हैं जिसका नाम होता है एग सेल, और कुछ एसोसिएटिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। बनाते तो बहुत ज़्यादा एसोसिएटिव स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इस लेवल पे उसने ज़्यादा डिटेल नहीं डिस्कस की। जिसका इस्तेमाल होना है उस एसोसिएटिव स्ट्रक्चर का नाम बता दिया, जिस तरह इसका नाम बता दिया फ्यूजन न्यूक्लियस। अब ये एक एग और फ्यूजन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये कंबाइनली गैमेटोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट बनाते हैं। कंबाइनली क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट आपके पास बनाते हैं। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे गाइनोएशियम कहा जाता है। तो बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास बेसिकली क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोएशियम कहा जाता है, और इसकी सिंगल यूनिट को कार्पल कहा जाता है। कार्पल की 3 लेयर्स होती हैं, ऊपर से स्टार्ट करें तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, नीचे स्टार्ट करें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी के अंदर बहुत ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं, और हर एक ओव्यूल के अंदर मैक्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, मैक्रोस्पोर्स होते हैं। और मेल के अंदर हमने जब बात की थी एंड्रोएशियम के अंदर, तो वो उधर माइक्रोस्पोर्स होते हैं क्योंकि वो साइज़ में छोटे होते हैं। तो इधर साइज़ में ये बड़े होते हैं, तो ये मैक्रोस्पोर्स होते हैं, और ये मियोसिस के थ्रू क्या करते हैं, अपने सेल्स को क्या करते हैं, हाफ करते हैं, और ये जब जर्मिनेट होते हैं तो गमीटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। अब गमीटोफाइट जनरेशन जब परफॉर्म होती है तो ये एक माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू एग सेल्स बनाते हैं, और कुछ एसोसिएटिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ऑल तो बहुत ज़्यादा एसोसिएटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो हमारी इस वक्त की स्टडी का वो अंडर डिस्कशन नहीं है, तो इनमें जिसकी डिस्कशन करनी है वो है फ्यूजन न्यूक्लियस। तो ये आपके पास एग सेल्स और फ्यूजन न्यूक्लियस आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव गमीटोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट आपके पास यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आएगा। यानी एंड्रोएशियम से आपके पास क्या आया, एंड्रोएशियम से आपके पास आया एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म्स। और फीमेल से क्या आया आपके पास, फीमेल से आपके पास आया एक एग सेल, और दूसरा क्या आया, फ्यूजन न्यूक्लियस आया। तो ये हॉरल स्टेज जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो थर्ड स्टेज है एंड्रोएशियम, तो इसके स्पर्म्स और ट्यूब न्यूक्लियस कैसे ट्रैवल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ जाते हैं, आए इनको डिस्कस करते हैं कैसे। ये पोलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं, दे आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा, इट इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। जब स्टिग्मा के पास ये ऑन रीचिंग द स्टिग्मा, जब आपके पास 2 स्पर्म्स और एक पोलन ट्यूब जब आप ये ट्रैवल करके, जिसे ट्यूब न्यूक्लियस का भी हम नाम दे रहे थे, वो ट्रैवल करके जब आपके पास स्टिग्मा के पास जाती है, तो वहाँ पे जब ये इंटर करती है तो ये एक पोलन ट्यूब बनाती है, यानी ये खुद अपना रास्ता बनाती है। और ये पोलन ट्यूब कंटेन करती है ट्यूब न्यूक्लियस को, और एक क्या कंटेन करती है, स्पर्म को। यानी जो आपका ट्यूब न्यूक्लियस होता है यही पोलन ट्यूब बनाता है। और ये ट्यूब न्यूक्लियस ग्रो करते हुए स्टिग्मा से स्टाइल की तरफ, स्टाइल से ओवरी की तरफ, और इंटर कर जाती है ओव्यूल में। यहाँ बर्स्ट होके रिलीज करती है अपने 2 स्पर्म, बोथ स्पर्म इंटर द फीमेल गैमेटोफाइट। मैं डायग्राम से भी हाईलाइट करता हूँ आपको ये बात। अब आपके पास क्या होता है, ये आपके पास एक पोलन ट्यूब बनी है। ये पोलन ट्यूब बनाई किसने है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ट्यूब न्यूक्लियस में, क्योंकि जहाँ से हमारे पास क्या आए थे, एक ट्यूब न्यूक्लियस आया था और 2 क्या आए थे, स्पर्म्स आए थे।
तो यहाँ पे जब ये आएंगे तो ये आपके पास स्टिग्मा में इंटर होंगे, तो स्टिग्मा में जब ये इंटर होंगे तो ये आपके पास 2 स्पर्म्स हैं और ये ट्यूब न्यूक्लियस है। तो ट्यूब न्यूक्लियस रास्ता बनाते हुए अपनी ट्यूब बना रहा है, पोलन ट्यूब बना रहा है और 2 स्पर्म्स को ट्रैवल करवा के पहले स्टिग्मा में इंटर करवाया, स्टिग्मा में इंटर करवाने के बाद फिर किससे गुजर रहे हैं आपके पास, स्टिग्मा में इंटर करवाने के बाद स्टाइल से गुजर रहे हैं, स्टाइल से गुजरने के बाद ये किस में इंटर होंगे, स्टाइल से गुजरने के बाद ये इंटर किस में होंगे, ये इंटर होंगे आपके पास ओवरी में, ओवरी से किस में इंटर होंगे, ओव्यूल के अंदर, और यहाँ पे ये अपने 2 स्पर्म्स और एक पोलन ट्यूब इंटर करवाते हैं। फाइन, तो मैंने अभी यहाँ तक बता दी कि आपके स्पर्म्स वहाँ पे जब ओव्यूल में इंटर होते हैं और 2 स्पर्म्स और एक आपके पास पोलन ट्यूब इंटर होती है तो आपके वो ट्यूब न्यूक्लियस ब्रस्ट होता है और 2 स्पर्म्स और एक आपके पास क्या बन जाता है, पोलन ट्यूब। तो जो एक स्पर्म होता है ना बेटा, वो ओव्यूल के एक एग के साथ फ्यूज हो जाता है और फ्यूजन क्या रिजल्ट करती है, आपको बता चुका हूँ, फ्यूजन रिजल्ट करती है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से न्यू स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट क्या बनाता है, एक प्लांट। तो 1 स्पर्म फ्यूज हो जाता है विद एग एंड फॉर्म क्या करता है, डिप्लॉयड जाइगोट। और अब जो दूसरा स्पर्म रह जाता है वो आपके फ्यूजन न्यूक्लियस, जो आपका फीमेल न्यूक्लियस आया था, फ्यूजन न्यूक्लियस, जो मैंने कहा था कि आपके पास ये यूज़ होगा आगे। तो एक जो दूसरा स्पर्म फ्यूज होगा वो किससे फ्यूज हो जाएगा, फ्यूजन न्यूक्लियस से, और क्या बना देगा, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देगा, जिसे क्या कहा जाएगा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाएगा। यानी बेसिकली क्या हुआ, ट्यूब न्यूक्लियस ने अपना रास्ता बनाया, इंटर किया ओवरी से, ओवरी से ओव्यूल में, ओव्यूल से ओव्यूल में इंटर होने के बाद बर्स्ट हुआ, 2 स्पर्म और एक आपके पास ट्यूब न्यूक्लियस था, एक स्पर्म फ्यूज हो गया एग के साथ तो डिप्लॉइड जाइगोट बना दिया। अब आपके पास एक स्पर्म और एक न्यूक्लियस रह गया, तो ये और आपके पास जो फ्यूजन न्यूक्लियस था, तीनों फ्यूज होने के बाद आपके पास क्या बना देंगे, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देंगे, ठीक है, जिसे एंड्रोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहा जाता है। सिंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स 2 फ्यूजन, अब बेटा आपके पास यहाँ पे 2 फ्यूजन हुई हैं, एक से जाइगोट बना, एक से एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है। तो क्योंकि अब डबल फर्टिलाइजेशन हुई है, डबल फ्यूजन हुई है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। अब जाइगोट क्या होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में बनेगा, एंड्रियो अब, और दूसरा क्या रहेगा आपके पास, एंड्रोस्पर्म। जाहिर सी बात है जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो आपके पास होगा डेवलप इनटू एंडोस्पर्म टिश्यू, और ये एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस जो होगा वो डेवलप किस में हो जाएगा, एंडोस्पर्म टिश्यू में, फूड ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो बना देगा। ओव्यूल देन बिकम क्या बना देगा, ओव्यूल आपका जो अंदर वाली साइड होगी वो सीड बना देगी, और जो ओवरी होगी वो आपके पास क्या बना देगी, फ्रूट बना देगी। ये इस डायग्राम के अंदर भी मैं इस पार्ट को डिस्कस करता हूँ एक्चुअली में होता क्या है। देखें बेटा, यहाँ पे आपके पास मदर सेल्स हैं गाइनोएशियम के, तो यहाँ पे आपके पास मियोसिस के थ्रू मैक्रोस्पोर्स बनेंगे, जो मैक्रोस्पोर्स 1n बनेंगे, फिर माइटोसिस होगी और आपके पास क्या बनेगा, मैं आपको ये पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, एक फ्यूजन न्यूक्लियस बनेगा। फ्यूजन न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं आपके पास, फ्यूजन न्यूक्लियस के अंदर आपके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं आपके पास, और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास एक्स बनेंगे, ठीक है। अब ये आगे जाके क्या करेंगे, जब इधर से ट्यूब न्यूक्लियस आएगा तो ट्यूब न्यूक्लियस के पास 2 स्पर्म्स और एक आपके पास क्या होगा, ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस का काम क्या है, स्टेमन से एक ट्यूब बनाता हुआ वो एंथर में, एंथर से स्टेमन से आपके पास स्टाइल में, स्टाइल से किस में, ओवरी में, ओवरी से किस में इंटर करवाएगा, ओव्यूल में। जब ओव्यूल में इंटर करवाएगा तो अब यहाँ तक एक स्पेशल केस होता है। पहला केस क्या होता है कि आपका 2 स्पर्म आए मेल से और एक आया आपके पास ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस ने अपना काम कर दिया। अब 2 स्पर्म और एक ट्यूब न्यूक्लियस आया, और उसके बाद फीमेल से क्या आया आपके पास, फीमेल से आपके पास आए एक एग आया और एक फ्यूजन न्यूक्लियस आया। अब ये फ्यूजन न्यूक्लियस और आपके पास एक एग, एक स्पर्म फ्यूज हो के आपके पास क्या बना देगा, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहा जाता है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का भी नाम देते हैं। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करता है आपके पास, फर्दर ग्रो करके आपके पास क्या बनाता है, एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है, जो एम्ब्रियो के लिए फीड का काम करती है। अब एक स्पर्म रह गया और एक एग, अब एक स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होकर क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। अब यहाँ से आपके पास क्योंकि एक ही स्टेज के अंदर आप नोट करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन हुई है। एक स्पर्म जो था वो इस एग के साथ फ्यूज हो गया, और ये एक जो स्पर्म था ये किस तरफ चला गया आपके पास, यानी एक स्पर्म और एक एग ने क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। एक स्पर्म इस न्यूक्लियस की तरफ गया तो आपके पास एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फर्दर क्या बना देगा, ये आप नोट करेंगे कि आपके पास एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने क्या बना दिया, एंडोस्पर्म टिश्यू बना दिया। अब एंडोस्पर्म टिश्यू जब उसने बना दिया तो इस लेयर्स को भी देखते हैं। देखें अब ये क्या है, इनसाइड एम्ब्रियो, जाहिर सी बात है जाइगोट की नेक्स्ट स्टेज क्या थी, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद नेक्स्ट क्या हुआ, आपकी ये सीड कोट हो गया,
और उसके बाद उसके अंदर ही क्या पड़ा हुआ है, एंडोस्पर्म टिश्यू पड़ा हुआ है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने एम्ब्रियो के साथ क्या बना दिया है, एक्स्ट्रा एंडोस्पर्म टिश्यू बना दिया जो फीड करेगा किसको, इस एम्ब्रियो को। और इसकी आउटर कवरिंग क्या कहलाती है, सीड कोट। और एक्सटर्नल क्या कहलाती है, एक्सटर्नल आपके पास ये ग्रो करके क्या बनाते हैं, सीड ग्रो कर, एक्सटर्नल साइड सीड बनता है, सीड कोट बनता है, सीड कोट ग्रो होकर सीड बनाता है। और एक्सटर्नल कवरिंग जो होती है वो ग्रो करके, ओव्यूल होता है वो ग्रो करके सीड बनाता है। और ओवरी ग्रो करके आपके पास क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। अब फिर जर्मिनेशन ऑफ जब सीड होती है, फर्स्ट सीड की क्या होती है, जर्मिनेशन होती है, आपके पास न्यू एक स्पोरोफाइट 2n बन जाता है जो ग्रो करके एक नया फ्लावर बना देता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट sexual reproduction in flowering plant. I hope you have understood all the concept related to sexual reproduction in flowering plant. Kindly do subscribe my channel and click on the bell icon for the latest notification of my new videos. Thank you very much.